आइए, तो हमने अगर अपन बात करें स्टीरियो आइसोमर्स या फिर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को कितनी कैटेगरी में डाला हुआ है? दो में। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की अगर अपन बात करें तो कितने कैटेगरी में चला गया बच्चों? ये दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी हमारे सामने क्या रहेगी बताओ? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक कैटेगरी रहेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। और दूसरा जो कैटेगरी हमारे सामने रहेगा दैट विल बी ऑप्टिकल आइसोमर्स। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो क्या हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं? जो स्टीरियो की डेफिनेशन है वही कॉन्फिगरेशनल की है, यानी कि ऐसे आइसोमर्स जिनमें केवल किसका डिफरेंस होता है? कॉन्फिगरेशन का, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। अब आते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल में। किस में आते हैं? ज्योमेट्रिकल में। तो एक बार इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए, हम जो डेफिनेशन लिखेंगे वो बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए और उसके साथ साथ कंसाइज भी होगी, टू द पॉइंट, पिन पॉइंट बात करेगी डेफिनेशन। अब आप बताइए, क्या मैं फिर से लिखूं आइसोमर्स, या फिर ऐसे लिखे कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस, फिर आगे पता नहीं क्या क्या। जब आपने बोल दिया ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल बताओ किसका टाइप है? कॉन्फिगरेशन। तो यानी कि आपके जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स बनते हैं वो कॉन्फिगरेशन के डिफरेंस से बनते हैं, और वो कॉन्फिगरेशन में डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है या किसके अबाउट आ रहा है, बस इतना सा बताना हमको। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिफरेंट कनेक्टिविटी की वजह से बनते थे। अब कनेक्टिविटी किससे बदल रही है? कनेक्टिविटी अगर चेन लेंथ से बदल रही है तो चेन आइसोमर, कनेक्टिविटी की वजह से फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो टू द पॉइंट हम बातें करेंगे। तो लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट कॉन्फिगरेशन, stereoisomers having different configuration, stereoisomers having different configuration, stereoisomers having different configuration, stereoisomers having different configuration about restricted rotatory system, about restricted rotatory system, about restricted rotatory system, अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। बच्चों इनको इस शॉर्ट हम बोलेंगे RRS, पूरा नहीं बोलेंगे, इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? RRS, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट मिलेगा, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट किसके अबाउट मिलेगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम के अबाउट आपको मिलेगा। अब आपको बता देता हूं रोटेशंस जो होते हैं आपके सामने, सुनते जाइए। अगर अपन बात करना चाहें रोटेशंस, क्या है? रोटेशंस। रोटेशंस टेक्निकली दो टाइप के आपको दिखाई देते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। ध्यान से सुनिए, आपको एक एक चीज में क्लियरिटी आएगी। रोटेशंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके हिंडर्ड। क्या होते हैं? हिंडर्ड। जो कौन से हमने इस्तेमाल में लिए थे? जो हमने इस्तेमाल में लिए थे कन्फर्मेशन। कुछ रोटेशंस क्या होते हैं? हिंडर्ड। कुछ रोटेशंस आपके सामने होते हैं रेस्ट्रिक्टेड। क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्टेड। आप समझिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। मान लीजिए आपके सामने यहां पर मॉलिक्यूल बना हुआ है इथेन का, बहुत बढ़िया तरीके से समझिए, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश यहां पर करूंगा। जहां भी समझ में ना आए बिंदास पूछे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारे सामने एक है, आप बताइए ये इथेन की कौन सी कन्फर्मेशन है? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है कि नहीं है? तो ये हमारे सामने है स्टैगर्ड, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। क्लियर? स्टैगर्ड से अगर हम एक्लिप्स की तरफ जाएंगे तो आप बताइए ये अपने आप चला जाएगा क्या? या सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी? बताओ, बताइए
क्या सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस एब्सोल्युटली फ्री हैं? नो, एब्सोल्युटली फ्री नहीं है। आप जानते हैं, मैं अगर यहां पर ग्राफ से समझाना चाहूं तो यहां पर क्या लिख देता हूं, स्टैगर्ड। एक स्टैगर्ड से दूसरी स्टैगर्ड में जाने के लिए एक बार कहां से निकलना पड़ता है, एक्लिप्स। ये एक्लिप्स है, ये कौन सा है बच्चे, स्टैगर्ड। ये भी कौन सा है, स्टैगर्ड। लेकिन एक स्टैगर्ड से दूसरी स्टैगर्ड में जाने के लिए देयर इज सम एनर्जी बैरियर। अगर इथेन में बात करें तो वो रोटेशनल एनर्जी बैरियर कितने का था, लगभग इथेन के केस में 12.6 किलो जूल पर मोल। आगे बात समझ में ये। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने जब इथेन में सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन लिए तो क्या वो रोटेशन 100% एब्सोल्युटली फ्री है, मतलब अपने आप घूम जाएगा, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है? तो जवाब है गलत। घूमने के लिए एनर्जी चाहिए और वो लगभग 12.6 किलो जूल पर मोल के आसपास है। तो आप सबसे पहले रोटेशंस हिंडर्ड का मतलब समझो। किसका मतलब समझो, हिंडर्ड। हिंडर्ड का मतलब है कि भाई आप बॉन्ड पर रोटेशन तो ले सकते हो, लेकिन उस रोटेशन लेने के लिए कोई एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप रोटेशन लोगे तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, बॉन्ड टूटेगा नहीं। आप याद कीजिए, जब भी कंफर्मेशन चेंज होता था कोई बॉन्ड नहीं टूटता था। स्टैगर्ड से एक्लिप्स और एक्लिप्स से स्टैगर्ड आने में कोई बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो जब आप रोटेशन लें और रोटेशन के ड्यूरिंग कोई भी बॉन्ड ना टूटे, कोई भी बॉन्ड ना टूटे, तो उन रोटेशंस को हम हिंडर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंडर्ड। क्या कहते हैं, हिंडर्ड। कि भाई आपके रोटेशन हो जाएंगे बिना बॉन्ड तोड़े, बट कुछ एनर्जी बैरियर रहेगा, फ्री तो नहीं है, पर मेन पॉइंट ये है कि आपका बॉन्ड बिना टूटे ही घूम जाएगा, उसे कहते हैं हिंडर्ड। एक आता है रेस्ट्रिक्टेड। क्या आता है, आप जानते हैं कई जगह लिखा रहता है, आपको यहां भी कई जगह दिखा होगा, मिलेगा, स्टूडेंट्स एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। आप कहीं जाएंगे दूसरी जगह कि स्टाफ ओनली, गेस्ट एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब ये नियम है कि आप इसके आगे नहीं जा सकते। अगर आप अंदर जाओगे तो आपने उस नियम को, उस रूल को तोड़ दिया है। आगे बात समझ में? तो आप इस बात को समझिए कि रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि रोटेशन लेने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर रोटेशन लेने के लिए बॉन्ड टूटे, इसका मतलब रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड थे। अगर रोटेशन लेते हुए बॉन्ड ना टूटे, बस कुछ एनर्जी ही देनी पड़े, तो रोटेशंस कैसे थे, हिंडर्ड। तो आप बताइए सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस कैसे होते हैं, हिंडर्ड। और आपके जो पाई बॉन्ड होता है उस पर रोटेशंस होते हैं रेस्ट्रिक्टेड। तो रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है टू टेक रोटेशन, टू टेक रोटेशन, रोटेशन लेने के लिए, टू टेक रोटेशन at least one bond, at least one bond must be broken, at least one bond must be broken। यानी कि रोटेशन लेने के लिए अगर कहीं पर बॉन्ड तोड़ना पड़ जाता है तो वहां पर रोटेशंस आपके क्या कहलाएंगे, रेस्ट्रिक्टेड। आइए मैं आपको बता देता हूं कि अगर दो एटम्स के बीच में, मान लो कार्बन कार्बन के ही बीच में आपने क्या बना दिया है, पाई बॉन्ड, तो इनके बीच में अब रोटेशंस क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड। ध्यान से समझिए, अगर कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, ये हमारे सामने कार्बन कार्बन है, क्लियर। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कैसा बॉन्ड है, सिंगल। ये कार्बन कार्बन भी हो सकते, कोई दूसरे एटम भी हो सकते हैं। तो यहां अकेला सिग्मा बॉन्ड है, यू कैन टेक रोटेशन अबाउट दिस सिग्मा बॉन्ड। आपको रोटेशन लेने के लिए बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने देखा स्टैगर्ड एक्लिप्स में एक्लिप्स स्टैगर्ड बदलती रहती है, लेकिन यहां पर आपका पहला बॉन्ड तो कैसा है बताइए, सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड कैसा बना दिया है, पाई। एक सिग्मा और एक पाई, दोनों को मिलकर मैं डबल बॉन्ड कह सकता हूं। डबल बॉन्ड होते ही रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। लेकिन सर ऐसा क्यों, आइए मैं आपको समझाता हूं। ऐसा इसकी शेप की वजह से होता है। अगर अपन बात करना चाहें कार्बन कार्बन में जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वो तो इस प्रकार से, अगर केवल सिग्मा होता तो आराम से रोटेशन लिए जा सकते थे। लेकिन आप जानते हैं पाई बॉन्ड जो बनता है वो किससे बनता है, प्योर पी ऑर्बिटल से। किससे बनता है, प्योर पी ऑर्बिटल से बनता है। और प्योर पी ऑर्बिटल्स की कौन सी वाली ओवरलैपिंग से बनता है, साइडवेज। साइडवेज ओवरलैपिंग कह दो या कोलैटरल ओवरलैपिंग कह दो, इस प्रकार से बनता है आपका पाई बॉन्ड। आप समझिए, समझाने के तरीके से मैं आपको समझाता हूं। ये एटम ए है, ये एटम बी है, दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, रोटेशन ले सकते हैं।
आप बताइए मेरे हाथों को घूमने में क्या एनर्जी नहीं लग रही है? अगर ऐसा होता क्या जीवन पर्यंत मैं ऐसे घुमा सकता हूं? आपको पता थोड़ी देर बाद निपट जाऊंगा मैं। एनर्जी लग रही है पर आपको फ्री लग रहा है क्योंकि आपके घर से नहीं लग रही। तो सिग्मा बॉन्ड पर भी रोटेशन पर एनर्जी लगती है पर हमें सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आइए अब जैसे ही मैंने दूसरा बॉन्ड बनाया है तो दूसरा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। और पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज या कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। अब आप सोचो जैसे ही घुमाओगे तो इन दोनों पी ऑर्बिटल्स का कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाए। ये बिना बॉन्ड टूटे अब रोटेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि आप जानते हैं घुमाने के लिए पहले इन दोनों पी ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो ब्रेक करनी पड़ेगी। और ओवरलैपिंग ब्रेक करने का मतलब बॉन्ड टूटना। इसका मतलब अगर दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड बन गया है तो उस वहां पर रोटेशन लेने के लिए पहले बॉन्ड टूटेगा फिर रोटेशन होंगे। यानी कि अगर अपन बात करें यहां घुमाना चाहते हैं तो पहले ये बॉन्ड टूटा, अब आप घुमा सकते हो, फिर दोबारा से भी बॉन्ड बना सकते हो। यानी कि रोटेशन लेने के लिए यू हैव टू ब्रेक एटलीस्ट वन बॉन्ड। जरूरी नहीं वो पाई हो, वो सिग्मा भी हो सकता है, लेकिन अगर रोटेशन लेने के लिए आपको बॉन्ड तोड़ना पड़े इसका मतलब रोटेशंस कैसे हैं? रेस्ट्रिक्टेड। जैसे यहां पर अगर अपन इस बॉन्ड पर घुमाना चाहते हैं तो पहले आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। आप ये बॉन्ड तोड़ दोगे, इसमें किसमें कार्बन कार्बन के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और यहां पर आपके रोटेशंस ऐसे होंगे, तोड़कर आप इस प्रकार से आगे। क्लियर? फिर और घुमाओगे तो फिर से पैरेलल आ जाएंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं, मान लीजिए एक पी ऑर्बिटल इस प्रकार से है और दूसरा पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया, बताइए बॉन्ड टूट गया कि नहीं टूट गया? फिर थोड़ी देर बाद आप चाहो तो बॉन्ड बन सकता है, लेकिन आपने मॉलिक्यूल को घुमाने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग की है। इसका मतलब सर इन शॉर्ट समझा दो मुझे। इन शॉर्ट ये है कि अगर दो एटम्स के बीच में ए और बी के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिग्मा। यू कैन टेक रोटेशन विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। लेकिन ए और बी के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया है? पाई बॉन्ड। नाउ यहां पर रोटेशंस नहीं हो सकते। जब मैं ऐसे यूं करके क्रॉस कर दूं इसका मतलब होता है रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड है। आप जानते हैं यहां पर एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा पाई, तो पाई तोड़ोगे तभी रोटेशंस यहां पर हो पाएंगे। मान लीजिए सर ए और बी में तीन बॉन्ड है तो आप बताओ सिग्मा था तब तक तो रोटेट हो सकता था, पाई आते रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, दो पर ही रेस्ट्रिक्टेड हो गए तो भाई साहब तीन पर भी रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। तो अगर दो एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है, डबल या ट्रिपल, तो उन एटम्स के बीच में रोटेशंस क्या हो जाते हैं? रेस्ट्रिक्टेड। क्या हो जाते हैं? रेस्ट्रिक्टेड। दोस्तों इसी को ही आप क्या कह देते हैं? आर आर एस। यहां से यहां तक ये आपका क्या कहलाएगा? आर आर एस, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। मतलब यहां से यहां तक रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड है, बिना बॉन्ड तोड़े नहीं घूम सकता। तो अब अकबर वापस से ज्योमेट्रिकल आइसोमर की डेफिनेशन को पढ़िए, क्या कह रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर की डेफिनेशन को फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अबाउट आर आर एस। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन अलग तो होना चाहिए पर वो किसके अबाउट होना चाहिए? आर आर एस। क्या आपने एक आर आर एस पहचान लिया है? यस, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड किसका काम करते हैं? आर आर एस। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट या तो डबल बॉन्ड के अबाउट होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट होना चाहिए। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए पहले यहां तक जल्दी से छाप के फिर आगे बढ़ूंगा। दो वर्ड्स होते हैं बच्चे, वन इज हिंडर्ड, वन इज रेस्ट्रिक्टेड। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? हिंडर्ड का मतलब देर इज सम एनर्जी बैरियर, घूम जाएगा पर कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब कि बिना बॉन्ड तोड़े रोटेशन नहीं हो सकता। वो टूटने वाला बॉन्ड सिग्मा भी हो सकता है, टूटने वाला बॉन्ड पाई भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है रोटेशन लेने के लिए आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। हमने कल की क्लास में भी लिखा था टू चेंज कन्फर्मेशन, कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, पर टू चेंज कॉन्फ़िगरेशन आपको बॉन्ड तोड़ने की जरूरत है। सुलटा दिया है। हाँ,
फिर घूमेगा। सिग्मा पे घूम सकता है, पाई तो तोड़ने ही पड़ेंगे। तो पहला पाई टूटेगा, फिर दूसरा पाई टूटेगा, फिर घूमेगा। मैंने बोला पाई बनते ही रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड। अब पाई एक है या एक से ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुलटा दिया सभी ने। रोटेशंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कई बार पर आपको वर्ड दिखाई देगा हिंडर्ड। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये वर्ड दिखाई दिया होगा, हिंडर्ड। देखना आप, एक वर्ड होता है रेस्ट्रिक्टेड, मतलब बॉन्ड तोड़कर रोटेशन। क्या टूटने वाला बॉन्ड हमेशा पाई ही होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, सिग्मा भी हो सकता है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? जल्दी से उल्टाइए। जल्दी जल्दी से उल्टा कर आएंगे। बॉन्ड अपने आप टूट जाते हैं क्या रूम टेम्परेचर पर? अगर अपने आप टूट जाते तो सारे एटम घूमने नहीं निकल जाते? मीथेन में अगर बॉन्ड अपने आप टूट जाते तो फिर कार्बन और हाइड्रोजन फ्रीली घूम रहे होते। बॉन्ड कभी भी अपने आप नहीं टूटते हैं। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती है। तो चाहे सिग्मा तोड़ना पड़े, चाहे पाई तोड़ना पड़े, वो कभी भी अपने आप नहीं टूटेगा। उसको तो एनर्जी देनी पड़ेगी। आप काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। पहुंच गए क्या तक? तो आपने पढ़ा होगा काइनेटिक्स, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, अपने आप नहीं टूटते हैं। हाँ, वो तो रूम टेम्परेचर, तो बॉन्ड कहाँ टूटा? जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा अपने आप हो रहा है, बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा। आइए अब ध्यान से सुनिए। अब आते हैं डेफिनेशन पर, क्योंकि डेफिनेशन का पहला पार्ट था डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। तो पहले मैंने आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम समझाया, क्लियर? तभी तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे। अब सभी के पेन डाउन होने चाहिए। चलिए अगली स्लाइड पर चल देते हैं। सभी के पेन डाउन होंगे और यहां पर आप बात करेंगे। आप बताओ, मैंने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया है, क्या ये एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है कि नहीं? तैयार हो गया मेरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। यहां पर अगर अपन बात करें, मैंने लगाया हुआ है H, यहां पर मैंने लगाया हुआ है CH3, यहां पर भी मैंने लगाया हुआ है H, और यहां पर भी मैंने लगाया हुआ है CH3। ध्यान से सुनते जाना भाई लोगों। अगला अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर मैंने लगाया हुआ है CH3 और यहां पर है H। यहां पर अगर अपन बात करें तो हमारे सामने है CH3 और यहां पर है H। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को पहले गौर से देखकर मुझे बताओ, दोनों में कनेक्टिविटी सेम है कि अलग अलग है? कनेक्टिविटी अलग अलग है। अरे भाई आंखें बंद करके जवाब देते हो क्या भाई लोगों? कार्बन नंबर, 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 कार्बन नंबर। कहाँ अलग कनेक्टिविटी है? जो जिससे जुड़ा था उसी से ही तो जुड़ा हुआ है, तो कनेक्टिविटी तो अलग नहीं है। ठीक है, अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनते हुए जाइए। क्या ये आप लोगों के सामने एक RRS है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम? क्या ये भी एक RRS है? अगर आप गौर से देखोगे ना तो दोनों मॉलिक्यूल्स में आपको जो डिफरेंस नजर आ रहा होगा इस RRS के अबाउट आ रहा होगा। ये इसको मैं लिख दिया इन शॉर्ट RRS, इसको भी क्या लिख दिया है? RRS। सर मैं समझाने क्या डिफरेंस है, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या यहां पर आपको डिफरेंस नजर आना चाहिए। देखो, अगर मैं दोनों कार्बन के न्यूक्लियस से पास होने वाले एक लाइन खींचूं, क्लियर? तो इन दोनों कार्बन के न्यूक्लियस से पास होने वाले,
तो आप देखोगे कि यहां पर जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स है, यहां पर आप देखेंगे कि जो दोनों हाइड्रोजन एटम हैं वो डबल बॉन्ड के किधर हैं, सेम साइड। क्लियर। इसमें भी अगर मैं सेम टू सेम एक लाइन खींच दूं यहां पर और मैं देखूं तो बताओ दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो आपके हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो आपके हैं वो डबल बॉन्ड के कहां पर है, ऑपोजिट साइड। तो आप बोलोगे सर इस डबल बॉन्ड के अबाउट एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग है। क्या बोला, इस डबल बॉन्ड के अबाउट एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग है। अलग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बोलोगे सर ये दोनों कंपाउंड इस डबल बॉन्ड के अबाउट अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। और डबल बॉन्ड क्या है, आर आर एस। इसका मतलब एक आर आर एस पर कॉन्फ़िगरेशन अलग है और इन्हीं को तो जीआई कहते हैं। क्या कहते हैं, जीआई। लेकिन सर क्या वास्तव में ये अलग है, थोड़ा सा मुझे इस बात का एहसास दिला सकते हो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, आप कह रहे हैं तो मैं कन्विंस हो गया हूं। आइए मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में ही अलग है, आपको समझ में आएगा। अगर मैं इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में यहां पर डिस्टेंस मापता हूं, क्या बोला मैंने, अगर इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में अगर मैं डिस्टेंस मापता हूं तो मान लीजिए इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला है, इस डिस्टेंस को अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए क्या हो जाएगा, ये L1। सिमिलरली ये वाली जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल देता हूं, L2। अब आपको समझ में आएगा। देखो इस डिस्टेंस को क्या बोला है मैंने, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में L1। यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला है, L2। दिमाग लगाकर बताओ L1 L2 के बराबर है कि अलग अलग है। देखो एक में दोनों हाइड्रोजन किधर हैं, दोनों में डिस्टेंस इमेजिन कर लो, दूसरे में कहां पर है, तो डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है, एरियल डिस्टेंस बदल रहा है, तो साफ पता चल रहा है अरेंजमेंट सेम तो नहीं है। तो अरेंजमेंट अलग है, ये कहां से पता चला है, इस एरियल डिस्टेंस से। और यहां से क्लियर है कि L1 किसके बराबर नहीं है, L2 के बराबर नहीं है। तो क्लियर हो गया कि ये क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स है। और केवल किस में अलग है, ये स्पेस में। तो आप इन दोनों को क्या बोलोगे बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दूसरी बात, क्या ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, बताइए। अभी दोनों हाइड्रोजन किधर हैं, सेम साइड। क्या ये घूम के हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा और मिथाइल ऊपर चला जाएगा, ऐसा करने के लिए तो आपको इस कार्बन को घुमाना, और घूमेगा तो तभी जब आपका ये पाई बॉन्ड, और बॉन्ड कभी भी रूम टेम्परेचर पर टूटते नहीं है। तो ये कन्फर्मेशन की तरह एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते। अगर इसको अपन देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, सिस कॉन्फ़िगरेशन। मैं पढ़ाऊंगा आगे सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अभी ध्यान रखो, सेम एटम सेम साइड तो सिस, और सेम एटम अलग साइड तो ट्रांस। तो बताइए कभी भी आपका सिस अपने आप ट्रांस में या ट्रांस अपने आप सिस में बदलेगा क्या, नहीं। क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं है। तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया। इसका मतलब तो सर मेरे को अब और कुछ बातें समझ में आ रही है, क्या कि डबल बॉन्ड हमेशा ही फिर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना देगा, मतलब डबल बॉन्ड पर हमेशा कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। तो आइए दोस्तों उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिए, ये हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है, क्लियर। यहां पर हमारे सामने कौन है, H। यहां पर हमारे सामने कौन है, CH3। इधर अगर अपन बात करें कौन है, H, और इधर भी कौन है, H। एक ये हमारे सामने है, और दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने आ गया है, क्लियर। यहां पर है H, यहां पर है H, और इधर की साइड आ गया है H, और उधर की साइड चला गया है CH3। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखो और बताओ ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है। देखो पहले कनेक्टिविटी देखे, 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3। आइए ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। दोनों में कनेक्टिविटी सेम है कि अलग अलग है, सेम। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या ये आर आर एस है, जी हाँ। दिस इज योर रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्या ये भी आर आर एस है, जी हाँ। तो ये भी आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये देखना है, जैसे ये आरआरएस दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में, यहां और वहां कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, तो क्या यहां भी अलग अलग हो सकती है। तो गौर से देखो, आप बताओ ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, सेम मॉलिक्यूल है ये। इसी मॉलिक्यूल को, पूरे मॉलिक्यूल को कितने से घुमा दिया है, 180 डिग्री से, तो ये बनकर आ गया है। इसका मतलब तो सर आप ये कहना चाहते हो हमेशा आरआरएस दो अलग कॉन्फ़िगरेशन में
नहीं हो सकता। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि इधर लगे हुए दोनों क्या हैं? सेम। एक बार इसको 180 से घुमाओ, क्या इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 से घुमाने से ये बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा तो अभी दोनों हाइड्रोजन कहाँ हैं? ऊपर। और फिर कहाँ जाएंगे? लेकिन रहेंगे सेम साइड। मॉलिक्यूल के घूमने से कोई फर्क। लेकिन यहां पर आपको ये वैसा ही मिल रहा है अगर पूरे मॉलिक्यूल को घुमाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब आप 180 से घुमाओगे तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर। और ये कहां जाएगा? लेकिन दोनों है तो हाइड्रोजन ही ना। तो आप जैसे घुमाओगे मान लो 180 डिग्री से, तो आपको दिखेगा कि दोनों वास्तव में मॉलिक्यूल क्या है? सेम। क्या समझ में आया? कि हर आर आर एस पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब कब नहीं होगी सर? आप खुद सोचो कब नहीं होगी। जब कम से कम एक भी साइड अगर क्या आ गए, इनकी वजह से गड़बड़ हो गई। इनकी वजह से क्या हो गई है? गड़बड़। तो आपका डबल बॉन्ड जीआई कब शो करेगा बताओ? कब दो अलग कॉन्फ़िगरेशन रख पाएगा? जब इधर भी और उधर भी अलग हो। देखो इधर भी अलग था, इसलिए दो अलग कॉन्फ़िगरेशन बन पाई। अगर एक भी साइड सेम बन गया तो अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगा। इनफैक्ट ये दोनों के दोनों क्या है बताइए? सेम मॉलिक्यूल। तो सेम मॉलिक्यूल। इससे मैंने आपको आइडिया दिया है। आप ये मत सोचना कि अगर आरआरएस आ गया है तो वो हमेशा ही जीआई शो कर देगा, यानी कि उसके दो अलग अलग आइसोमर बन जाएंगे। वो तभी बनेंगे जब दोनों साइड क्या होंगे? दोनों साइड क्या होंगे? क्योंकि एक साइड अगर सेम हो गया तो आप कितना भी बॉन्ड तोड़कर भी घुमाओगे तो भी क्या बनेगा? सेम। तो कभी भी अगर एक साइड सेम आ जाता है आरआरएस के, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नहीं करेगा, करेगा वो तो दो ही कौड़ी का क्वेश्चन होता है, जैसा इस बार आए 2025 में। बहुत सिंपली आप सोल्व कर लोगे, लेकिन मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रहा था। तो जल्दी से दोनों एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ लिख तो दिया ना सेम। सेम का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल या होमोमर। क्या? किसमें? हाँ कर सकते हो, पर आपको अलग बनते दिखेगा ही नहीं। डाईहेड्रल एंगल भी तो चेंज होना चाहिए। हाइड्रोजन पर कुछ लगा है तो कैसे पता लगेगा डाईहेड्रल एंगल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? कंफर्मेशन बना कि नहीं बना अलग, ये डाईहेड्रल एंगल से पता लगता है। जब तक डाईहेड्रल एंगल चेंज नहीं होगा, जैसे H2 मॉलिक्यूल है तो उसमें भी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, घुमा लो कोई फर्क ही नहीं पता चलेगा आपको, जब तक डाईहेड्रल एंगल चेंज नहीं होता। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भैया। हमने सबसे ज्यादा समय उसके बेसिक समझने पर लगाया है, क्योंकि एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आरआरएस आते ही मॉलिक्यूल जीआई शो करना शुरू कर देगा क्या? नो नो नो। डबल बॉन्ड का तो आपको पता चल गया है कब जीआई करेगा और कब जीआई नहीं करेगा। अगर डबल बॉन्ड के एक भी साइड लगे हुए एटम और ग्रुप क्या आ जाते हैं? सेम। तो फिर वो अलग दो कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ सकता। आप कुछ भी कर लो, दो अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेंगी। और दोनों साइड अलग हैं तो फिर वो मॉलिक्यूल दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है। सुलटा दिया है भाई, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। इसमें इस वाली बात को हाईलाइट कर लेना कि ये दोनों क्या हैं? सेम एटम या ग्रुप लगे हुए, जिसकी वजह से ये दो अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इनफैक्ट आप यहां पर देखो, मिरर रखो एक बार, क्या रखो? मिरर रखो, तो आपको इसकी मिरर इमेज दिख रही है। लेकिन यहां पर मिरर रख के देखो, एच के सामने कौन दिख रहा है? एच के सामने कौन दिख रहा है? कहां से मुंह फिर? क्लियर?
सुलटा दिया है क्या? ये वाला पॉइंट मैं पहले भी लिखवा चुका हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉन इंटरकन्वर्टिबल एट रूम, क्योंकि ज्योमेट्रिकल किसका पार्ट है? कॉन्फिगरेशनल, और कॉन्फिगरेशन बिना बॉन्ड तोड़े कभी भी चेंज नहीं होता है। तो वही पॉइंट बार बार आ रहा है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की दो कैटेगरी है, वन इज ज्योमेट्रिकल एंड वन इज ऑप्टिकल। दोनों में से कोई से भी, दोनों में से कोई से भी एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं होते हैं। सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट अब हमारे सामने रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो हमसे पूछा जाता है, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यकीन मानिए वो सबसे आसान पार्ट होता है, सबसे मुश्किल पार्ट होता है इसकी डेफिनेशन को समझना, और हम डेफिनेशन समझे बिना क्वेश्चंस करके चले जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद कुछ नहीं चमकता हमको। क्लियर? तो नेक्स्ट लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट